Hello friends, welcome to Raj Malhotra IAS Academy. My name is Harminder Singh. As you all know, we have started a new series NCERT through MCQs. तो आज हमारी ये ज्योग्राफी की 5th वीडियो है और जो हमने लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक्स करे थे मेजर लैंड फॉर्म्स, तो ये उसी की कंटिन्यूएशन है। तो जो उसमें जो कुछ टॉपिक्स रह गए थे वो आज हम इसमें कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स देखते हैं आज हमारे टॉपिक। तो यहाँ पर हमारे पास आज टॉपिक्स जो हैं वो हैं जो नेक्स्ट चैप्टर था हमारे पास लैंड फॉर्म्स एवोल्यूशन का, उसमें से हमारे पास कुछ टॉपिक हैं एलुवियल फैन, सेकंड वन इज मेएंडर्स एंड वैली कास्ट टोपोग्राफी, स्टैलेक्टाइट्स एंड स्टैलेग्माइट्स, इरोजनल लैंड फॉर्म्स की भी हम बात करेंगे और डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स की भी हम बात करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन लैंडस्केप्स डेवलपिंग इन रनिंग वाटर। तो अब जब यहाँ पर बात हुई है रनिंग वाटर की तो हम समझ सकते हैं कि ये स्टेजेस और रिवर के बारे में होगा, क्योंकि यहाँ पर हम पहले स्टेटमेंट्स देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इज स्ट्रीम्स एट यूथ स्टेज हैव लार्ज फ्लड प्लेन्स। Second is meanders are prominent features of stream at youth stage, and third is in the mature stage valleys looks V-shaped and becomes shallow with waterfalls and rapids, and fourth one is natural levees oxbow lakes are feature of old age of streams। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने जो 4 स्टेटमेंट्स हैं उसको देख लिया है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो स्टेजेस होती हैं रिवर की, तो यहाँ पर अगर हम उसकी यूथ स्टेज जो होती है, यानी कि उसकी जो 3 स्टेजेस होती हैं, यूथ देन मैच्योर देन ओल्ड स्टेज। तो यूथ स्टेज की बात करें तो इसमें जो वैलीज होती हैं तो वो नैरो होती हैं और उसमें जो इरोजन होती है वो डीप वर्टिकल होती है, तो वो वैली को और डीप बना देती है। उसकी जो लेटरल इरोजन होती है वो अभी तक इतनी प्रोमिनेंट नहीं होती। तो अब यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि स्ट्रीम्स एट यूथ स्टेज हैव लार्ज फ्लड प्लेन, तो ये ऑटोमेटिकली इनकोरेक्ट हो गया, क्योंकि लार्ज फ्लड प्लेन्स जो है वो यू स्टेज में कभी भी नहीं होते। तो सेकंड वन इज मेएंडर्स। मेएंडर्स आर प्रोमिनेंट फीचर ऑफ स्ट्रीम एट यू स्टेज। तो यहाँ पर मेएंडर्स होते क्या हैं? मेएंडर्स जो हैं ये लूप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। हम जब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर मैं आपको डायग्राम भी ये दिखाऊंगा कि मेएंडर्स जो होते हैं वो लूप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और ये स्ट्रक्चर जो है जब स्ट्रीम जो है प्लेन एरिया में पहुँच जाती है तो वहाँ पर ये स्ट्रक्चर जो है इनकी फॉर्मेशन होती है, जिसमें पॉइंट बार्स वगैरह जो स्ट्रक्चर वो भी बनती हैं। तो यू स्टेज में मेएंडर्स की फॉर्मेशन नहीं होती। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है ऑटोमेटिकली इनकरेक्ट हो गया है। बढ़ते हैं थर्ड स्टेटमेंट की तरफ। तो यहाँ पर लिखा है इन द मैच्योर स्टेज वैलीज लुक्स वी शेप्ड एंड बिकम शैलो विद वाटरफॉल्स एंड रैपिड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैच्योर स्टेज में वाटरफॉल्स एंड रैपिड्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होते, तो ये भी जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो गई है। नेचुरल लेवीज ऑक्सबो लेक्स, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि ये जो नेचुरल लेवीज हैं और ऑक्सबो लेक्स हैं इनकी फॉर्मेशन जो है वो ओल्ड एज में होती है, जो सिंपली ओल्ड एज होती है। तो अब यहाँ पर पूछा क्या गया है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। ओके, तो जो मैंने आपको अबव स्टेटमेंट में बताया तो उससे आप गेस कर सकते हो कि क्या है इसका आंसर। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि इसका जो आंसर है वो बी है, दैट इज जो इनकरेक्ट है वो है 1, 2 एंड 3 ओनली। तो यानी कि जो फोर्थ इसका जो ऑप्शन है वो सही है। ओके फ्रेंड्स, इसकी एक्सप्लेनेशन तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मेएंडर इज ए वाइंडिंग कर्व और बेंड इन ए रिवर। ठीक, यहाँ पर ये देखिए। तो फ्रेंड्स ये डायग्राम जो है इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए ये रिवर की जो स्टेज है, ये फर्स्ट स्टेज है, उसके बाद ये सेकंड स्टेज में, थर्ड में। तो ये देखिए जब वो यू स्टेज में होता है तो साइड्स पे जो वैली होती है वो ब्रॉड नहीं होती, क्योंकि लेटरल इरोजन यहाँ पर इस पॉइंट पे नहीं हो रही है, अभी वो वर्टिकल इरोजन है, तो उसको ये डीप कट करेगी। वी शेप्ड वैली इसको कहते हैं। धीरे धीरे जब वो मैच्योर स्टेज में आएगी तो ये देखिए यहाँ पर बाइंडिंग चैनल, ये जो एक स्ट्रक्चर बनना शुरू हो गया है ये बनेगा, और साथ में थोड़ा सा ये फ्लड प्लेन भी डेवलप होना शुरू हो गया है। तो अब यहाँ पर क्या है, मैच्योर हो रही है स्ट्रीम। आफ्टर दैट थर्ड स्टेज में देखिए ये जो फ्लड प्लेन है बहुत ही ब्रॉड हो गया, और मेएंडरिंग जो चैनल है वो देखिए यहाँ पर बिल्कुल लूप लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर ये जो लूप बन रहा है
कई बार क्या होता है कि इन दो पॉइंट्स में, जैसे इस साइड पे ये पॉइंट है, यहाँ पर ये पॉइंट है, तो यहाँ से इरोजन होती है कि वो इस पार्ट की तरह वो सेपरेट हो जाता है। सपोज यहाँ से ये जो रिवर आ रही है यहीं पर ऐसे फ्लो करना शुरू कर दे, देखिए जहाँ पर ये मैं पॉइंट बता रहा हूँ, यहाँ पर ऐसे फ्लो करना शुरू कर दे, तो ये पार्ट जो है ये सेपरेट हो जाएगा, तो ये इस पॉइंट की तरह ये वो लेक बन जाएगा। तो ये मेंडरिंग इसको कहते हैं। और ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब उसमें क्योंकि जो फोर स्टेटमेंट थी उसमें आपने पढ़ा होगा कि जो नेचुरल लेवीज हैं और जो ये ऑक्सबो लेक्स हैं ये मैच्योर स्टेज में बनती हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये फ्लड प्लेन है, और ये जो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर बन रही है, ये जो नेचुरल अपलिफ्टमेंट है, यहाँ पर एक्चुअली में ये अपलिफ्टमेंट नहीं है, सॉरी, ये यहाँ पर डिपोजिशन से ये स्ट्रक्चर बन रही है, तो इसको हम नेचुरल लेवीज कहते हैं। और ये साइड पे ये फ्लड प्लेन है, ये जो प्लेन एरिया है। इसी तरह इस अगर डायग्राम में देखें तो ये जो यहाँ से टर्न होकर आ रही थी रिवर, अब क्योंकि इरोजन वो बहुत ज़्यादा हो रही है, तो यहाँ पर ये पॉइंट जो है ये मीट कर जाएंगे, तो ये रिवर सीधा यहाँ से फ्लो करना शुरू कर देगी और ये सारा पार्ट जो है ये सेपरेट हो जाएगा, तो वहाँ पर ऑक्सबो लेक बन जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर देखिए आपकी जो एनसीईआरटी है 11th क्लास की, तो उसमें चैप्टर 7 है लैंड फॉर्म्स एंड देयर एवोल्यूशन। तो यहाँ पर पेज नंबर 56 पे देखिए ये यूथ जो स्टेज है, ठीक है, तो इसको बिल्कुल यहाँ पर क्लियरली जो है वो मेंशन करा गया, ये यूथ स्टेज होगी। तो इसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पर वी शेप वैलीज, ठीक है, विद नो फ्लड प्लेन्स। तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, तो मेंडर्स इफ प्रेजेंट डेवलप ओवर दीज ब्रॉड अपलैंड सरफेसेस। क्लियर, तो यानी कि यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि जो भी आपका ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, तो यहाँ पर इसकी डिस्क्रिप्शन जो है पूरी अवेलेबल है। आई होप कि आपको ये जो डिफरेंस है मेंडर्स क्या होते हैं और ये जो ऑक्सबो लेक क्या है, तो आपको समझ आ गया। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है दैट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन एलुवियल फैंस। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर है एलुवियल फैंस आर फॉर्म्ड व्हेन स्ट्रीम्स फ्लोइंग लोअर लेवल्स ब्रेक इन द प्लेन्स ऑफ हायर ग्रेडियंट। सेकंड इज वेरी फाइन लोड इज कैरिड बाय स्ट्रीम्स फ्लोइंग ओवर माउंटेन स्लोप्स। And third is the stream that flows over fans form distribution usually. Fourth is alluvial fans in dry areas have a gentle flow while in humid areas they appear as a steep flow. Which of the above is are correct? तो हमें इन ऑप्शन में से देखना कि कौन सा करेक्ट है। अब देखते हैं पहले स्टेटमेंट। देखिए यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है, सबसे पहले तो एलुवियल फैंस होते क्या हैं। देखिए एलुवियल फैंस वो होते हैं कि सपोज कोई माउंटेन्स में से बिल्कुल स्टीप स्लोप से कोई स्ट्रीम आ रही है, तो जब एकदम से वो प्लेन एरिया में एंटर करती है तो वो पूरे का पूरा जो उसका फ्लो होता है वो वहाँ पर स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन होती है। ठीक है, तो मैं अभी आपको डायग्राम शो करूँगा तो आपको समझ आ जाएगा। तो अब वहाँ यहाँ पर ये जो आप पॉइंट इसको ध्यान से पढ़ें, तो इसमें लिखा हुआ है एलुवियल फैंस आर फॉर्म्ड व्हेन स्ट्रीम्स फ्लोइंग लोअर लेवल्स ब्रेक इन द प्लेन्स ऑफ हायर ग्रेडियंट। ओके, तो गाइज यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये इनकरेक्ट है, बिकॉज यहाँ पर आना चाहिए था फ्लोइंग हायर लेवल्स इन द प्लेन्स ऑफ लोअर ग्रेडियंट। तो वो हायर लेवल से लोअर की तरफ आती है, ना कि लोअर लेवल से हायर की तरफ। ठीक है, सेकेंड वन इज वेरी फाइन लोड इज कैरिड बाय द स्ट्रीम। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि अगर वो हायर ग्रेडियंट से वो जो स्ट्रीम आ रही है तो अपर रीजन में वहाँ पर वो कोर्स लोड यानी कि वो बड़े स्टोन्स होते हैं, बोल्डर्स होते हैं, वो उनको लेकर आती है। वहाँ पर उसमें फाइन सेडिमेंट्स जो होते हैं वो कम होते हैं, तो वो सारे का सारा जो मटेरियल है, तो क्योंकि उस वहाँ पर स्टीपनेस जो है वो ज़्यादा होती है, ठीक है, तो स्लोप ज़्यादा होती है, तो वो फाइन लोड नहीं वो हैवी लोड को लेके आती है। तो ये जो पॉइंट है ये भी इनकरेक्ट हो जाता है। एंड द स्ट्रीम्स दैट फ्लो ओवर फैंस फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन यूजली। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। वाई? बिकॉज जो भी ऊपर से वाटर आएगा वो नीचे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जितने वो मटेरियल लेके आएगी वो यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन कर देगी प्लेन एरिया में आकर। एंड द फोर्थ स्टेटमेंट इज एलुवियल फैंस इन ड्राई एरियाज हैव अ जेंटल फ्लो व्हाइल इन ह्यूमिड एरियाज दे अपीयर एज स्टीप फ्लो। ये सिंपल पॉइंट है, लेकिन इसमें ये इनकरेक्ट है, बिकॉज यहाँ पर ये जो जेंटल स्लोप है, ठीक है, तो ड्राई एरिया में नहीं होती, ये ह्यूमिड एरिया में होती है। बस इसको ये एक्सचेंज कर दिए गए हैं पॉइंट्स। तो यहाँ पर है कि ड्राई एरियाज
हैव अ स्टीप स्लोप आना चाहिए था और ह्यूमिड एरियाज में यहाँ पर जेंटल स्लोप। तो इट मीन्स ओनली थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इट मीन्स यहाँ पर आंसर जो है वो ए होना चाहिए, ओके, बिकॉज रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट है हमारी 3 ओनली, दैट इज ए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ए, तो यहाँ पर ना डिस्क्राइब करा गया है कि एन एलुवियल फैन क्या होता है, ट्रायंगुलर शेप डिपॉजिट ऑफ ग्रेवल सैंड एंड इवन स्मॉलर पीसेस सेडिमेंट सच एज सिल्ट, दिस सेडिमेंट इज कॉल्ड एलुवियम। दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए आपके यहाँ पर पेज नंबर 57 है आपके चैप्टर में, तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है एलुवियल फैंस। तो ये देखिए आर फॉर्म्ड व्हेन स्ट्रीम्स फ्लोइंग फ्रॉम हायर लेवल्स ब्रेक इनटू फुट स्लो प्लेन्स ऑफ लो ग्रेडियंट, ओके, क्लियर हो जाएगा आपको। और ये देखिए डायग्राम, तो यहाँ से ये माउंटेन एरिया में से आ रही है, तो जब नीचे प्लेन एरिया तो प्लेन एरिया में आएगी तो यहाँ पर ये इस तरीके से स्प्रेड हो जाएगा। सो इन दिस वे दिस डायग्राम इस पिक्चर में बिल्कुल क्लियर है। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, देखिए वहाँ से फ्लो आया और यहाँ पर बिल्कुल ओके। तो अब हम देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन मेंडर्स। स्टेटमेंट 1 इज मेंडर्स आर लूप लाइक पैटर्न दैट डेवलप ओवर flood and delta plains. Second is there is active deposition along the convex bank and erosion along the concave bank. Cut off loops at inflection point are called oxbow lakes. So which of the above statement is are correct? तो guys यहाँ पर A ऑप्शन है 1 only, B ऑप्शन है 1 and 3 only, C is 2 and 3 only and D is all of the above. अब हमें देखना क्या है, देखिए फर्स्ट अगर आप पॉइंट देखोगे तो ये तो हमने जो डेफिनेशन ऑलरेडी हमने अभी पढ़ी है कि मेंडर्स आर लूप लाइक पैटर्न्स दैट डेवलप ओवर फ्लड एंड डेल्टा प्लेन, तो ये स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। सेकंड इज देयर इज एक्टिव डिपोजिशन अलोंग द कन्वेक्स बैंक एंड इरोजन अलोंग द कनकेव बैंक, ओके। तो गाइज ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा डायग्राम में। तो कट ऑफ लूप्स एट इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स आर कॉल्ड ऑक्सबो लेक्स। तो अभी हमने वो जो ऑक्सबो लेक देखी थी मेंडर्स में जहाँ पर इरोजन ज़्यादा होती है तो पार्ट अलग हो जाता है, तो ये पॉइंट भी बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर आंसर जो है वो डी आना चाहिए, ऑल ऑफ दी वर्ब। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑल ऑफ दी वर्ब, देखिए तो आंसर इज डी। अब यहाँ पर आप देखिए समझिए इसको, तो ये डायग्राम है, ये मेंडर है यानी कि जो लूप लाइक पैटर्न है, जब यहाँ से वाटर मूव करेगा तो ये उसकी कनकेव साइड है और ये उसकी कन्वेक्स साइड है। तो यहाँ पर जो स्पीड है जो वाटर की वो ज़्यादा होती है, फास्टेस्ट करंट होता है, तो यहाँ पर इरोजन ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यही उसमें सेकंड स्टेटमेंट में लिखा हुआ था, और यहाँ पर होगी डिपोजिशन, ठीक है गाइज। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ पर इरोजन हो रही है ज़्यादा, और यहाँ पर जो है यहाँ पर ये जो ब्लू कलर से मार्क किया गया है यहाँ पर डिपोजिशन हो रही है। तो ये मेंडरिंग, ये जो लूप है इसको हम मेंडर्स कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर होगी। और ये देखिए, तो सपोज यहाँ पर रिवर जो है वो मूव कर रही थी, लेकिन यहाँ पर इतनी इरोजन होती गई कि अल्टीमेटली वो यहाँ से पार्ट जो था वो रिवर से सेपरेट हो गया, तो ये एक ऑक्सबो लेक बन गई है, ठीक है गाइस। तो आई होप कि इस पिक्चर से आपको, इमेज से आपको क्लियर हो गया होगा। तो आपको विजुलाइज करना जो है वो काफ़ी इजी हो जाएगा अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें, ओके। तो यहाँ पर भी देखिए आपके जो पेज नंबर 59 पर बिल्कुल क्लियर दिया गया है, ठीक है। तो लूप लाइक चैनल पैटर्न्स कॉल्ड मेंडर्स डेवलप ओवर फ्लड एंड डेल्टा प्लेन्स। तो अगर आप इसमें और पॉइंट्स पढ़ोगे तो इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप इसको डीप में ज़्यादा नहीं भी पढ़ते हो तो सिंपली जो मैंने आपको ये पॉइंट बताया तो आप वो पॉइंट भी याद रखोगे तो इट इज़ सफिशेंट कि कन्वेक्स साइड पे यानी कि जो इनर साइड होती है वहाँ पर डिपोजिशन होती रहेगी, जो उसका आउटर कर्व होगा कनकेव साइड वहाँ पर वो इरोजन ज़्यादा करेगा। तो गाइज हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कास्ट टोपोग्राफी। देखिए कास्ट टोपोग्राफी में आपने ज्योग्राफी में ये पढ़ा होगा कि ये क्या होती हैं, ये स्ट्रक्चर्स होती हैं जो अंडरग्राउंड बनती हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि जो अंडरग्राउंड वाटर होता है उसकी वजह से वहाँ पर इरोजन होती है और एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स बनती हैं। ये लाइमस्टोन में जब उसको डिज़ोल्व
उसकी डिसोल्यूशन होती है तो उससे डिफरेंट टाइप स्ट्रक्चर बनती हैं जिसको हम कास्ट टोपोग्राफी कहते हैं। तो अब ये जो स्टेटमेंट हम कास्ट टोपोग्राफी से रिलेटेड है इसको देखेंगे कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट, देखते हैं। फर्स्ट इज कास्ट रीजन आर करेक्टरिस्टिक बाय हाई surface drainage, and second one is karst regions are fertile and have thick layer of soil. Third, settlements in such regions are scattered and populations often sparse, यानी वो scattered होती है, कम होती है। तो गाइज अगर हम तीनों स्टेटमेंट देखें, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है इट इज़ इनकरेक्ट, रीजन बीइंग यहाँ पर देखिए बाय हाई सरफेस ड्रेनेज, नो इट इज़ नॉट करेक्ट बिकॉज वो अंडरग्राउंड ड्रेनेज से बनती हैं कास्ट टोपोग्राफी। सेकंड वन इज आर फर्टाइल एंड हैव थिक लेयर ऑफ सॉइल, ये भी इनकरेक्ट है, वहाँ पर कोई थिक लेयर ऑफ सॉइल जो है वो प्रेजेंट नहीं होती, और यहाँ पर सेटलमेंट्स जो हैं वो भी अनअवेलेबल होती हैं। तो ये तीनों स्टेटमेंट जो हैं वो इनकरेक्ट हैं। तो विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, तो इसमें आंसर आएगा डी, नन ऑफ द अबव। ओके गाइस, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर जो आंसर है, तो आई होप कि आपको स्टेटमेंट से ही ये समझ आ गया होगा कि इसका जो आंसर है वो, तो यहाँ पर एक्सप्लेन करा गया है। देखिए आंसर इज डी, कास्ट इज ए टोपोग्राफी फॉर्म फ्रॉम डिसोल्यूशन ऑफ सोल्यूबल रॉक सच एज लाइमस्टोन, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, एंड इट इज करेक्टराइज्ड बाय अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम्स विद सिंक होल्स एंड केव्स। तो उसमें केव्स लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाती है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। इट हैज आल्सो डॉक्यूमेंट फॉर मोर वेदरिंग रेजिस्टेंट रॉक सच एज क्वार्ट्जाइट गिवन द राइट कंडीशंस। तो ठीक है, तो इस एक्चुअल में इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इससे रिलेटेड है, तो उसमें वो डायग्राम आएगी तो हम उसमें देखेंगे। तो अब ये जो है सिंक होल्स, ये क्या होता है कि जहाँ पर वो ग्राउंड सरफेस होता है तो वहाँ पर सिंक होल्स बनते हैं जिसमें से वो जो ग्राउंड वाटर है, सरफेस वाटर है, वो नीचे चला जाता है और नीचे वो डिसोल्यूशन करता है लाइमस्टोन की और उसमें केव लाइक स्ट्रक्चर्स बना देता है। ठीक है, तो इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो हम डायग्राम देखेंगे, उसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ये देखिए, स्मॉल टू मीडियम साइज राउंड टू सब राउंडेड शैलो डिप्रेशन फॉर स्वेलो होल्स, तो उसके सरफेस के ऊपर स्वेलो होल्स बनते हैं। तो ये आप देखते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट वन इज स्टैलेक्टाइट्स राइज अप फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द केव्स, एंड सेकेंड वन इज स्टैलेग्माइट्स हैंग एज आइसिकल्स ऑफ डिफरेंट डायमीटर्स। ओके, तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो टर्म है स्टैलेक्टाइट्स राइज अप फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द केव, तो गाइज ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये फ्लोर पे नहीं प्रेजेंट होती, ये सरफेस से नीचे की तरफ ये हैंगिंग होती हैं। तो ये अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करें स्टैलेग्माइट्स, तो यहाँ पर लिखा है हैंग एज आइसिकल्स, एक्चुअल में ये फ्लोर ऑफ द केव्स में प्रेजेंट होती हैं। तो ये इंटरचेंज है दोनों स्टेटमेंट, तो ये दोनों इनकरेक्ट हो गई हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ओके, तो इसका मीनिंग है इनमें से कोई भी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर आएगा नीदर वन नॉट डी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज डी, बिकॉज ये दोनों स्टेटमेंट्स जो है, तो ये देखिए आंसर इज डी। और ये स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, तो क्योंकि नीचे वो जो लाइमस्टोन होता है प्रेजेंट, तो ये जो ऊपर ये देखिए ये जो हैंगिंग्स हैं ये स्टैलेक्टाइट्स हैं, और ये नीचे जो फॉर्मेशंस हैं उसको हम कहते हैं स्टैलेग्माइट्स। और गाइस अगर ये दोनों जो स्ट्रक्चर्स हैं आपस में ज्वाइन हो तो उसको हम पिलर कह देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर्स हैं जहाँ से ऊपर से वाटर आ रहा होगा, सपोज यहाँ से वो वाटर नीचे की तरफ आ रहा है, तो वहाँ ऊपर सरफेस पे जो ग्राउंड सरफेस पे उसकी जो ओपनिंग होगी उसको हम स्वेलो होल्स कहते हैं, वहाँ से ये वाटर जो है वो नीचे आता है। ये देखिए ये स्ट्रक्चर, ये जो डायग्राम है यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। स्टैलेक्टाइट ये हैंगिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं, ये केव बन जाती है, यहाँ से स्वेलो होल्स होते हैं जहाँ से वो वाटर जो है नीचे आएगा। और ये देखिए अगर ये जॉइंट है तो ये पिलर बन जाएगा, और यहाँ पे ये नीचे स्ट्रक्चर है स्टैलेग्माइट इसको कहते हैं। तो आई होप कि आपको बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, ये कंसेप्ट हो जाएगा, क्योंकि इस डायग्राम से आप विजुलाइज कर सकते हो कि वो स्ट्रक्चर कैसी है। तो ये आपके पेज नंबर 60 पे जो आपका चैप्टर है 7 उसमें ये क्लियरली मैं। ओके गाइज, अब हम देखते हैं अपना 6th क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इरोजनल लैंडफॉर्म ऑफ ग्लेशियर। अब हम बात करेंगे कि ग्लेशियर में हमारी कैसी इरोजनल लैंडफॉर्म्स होती हैं, कैसी स्ट्रक्चर्स बनती हैं इरोजन के कारण। फर्स्ट इज सर्क्स आर फाउंड एट द हेड ऑफ द ग्लेशियल वैली।
जो ग्लेशियल वैली होती है। अब सर्क क्या होता है, सर्क्स वहाँ पर जो माउंटेन्स होते हैं वहाँ पर जब ग्लेशियर की मेल्टिंग होती है, उनकी इरोजन होती है, तो बीच में से वो एक राउंड स्ट्रक्चर बनती है जिसको सर्क कहते हैं। और उसकी साइड्स पे ये देखें हॉर्न्स फॉर्म थ्रू हेडवर्ड इरोजन ऑफ द सर्क वॉल्स। ये जो सर्क है, जो राउंड स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, वैली लाइक स्ट्रक्चर होती है, तो वहाँ उसकी जो साइड की जो वॉल्स होती हैं तो उसकी हेडवर्ड इरोजन होती हैं, तो उसको हॉर्न्स कहते हैं क्योंकि वो एक वॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। मैं अभी आपको डायग्राम में दिखाऊंगा, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट इज ग्लेशिएटेड वैलीज आर ट्रफ लाइक एंड यू शेप्ड विद ब्रॉड फ्लोर्स एंड रिलेटिवली स्मूथ एंड स्टीप साइड्स, ठीक है। तो फोर्थ वन इज मोरेन्स, एस्कल्स, ड्रमलिन एक्सेट्रा आर इरोजनल लैंडफॉर्म। तो गाइज यहाँ पर पूछा गया है कि विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर इनकोरेक्ट, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर इनकोरेक्ट। तो गाइज अगर हम फर्स्ट की स्टेटमेंट की बात करें तो सर्क्स आर फाउंड एट द हेड ऑफ द ग्लेशियल वैली, ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, ओके। सेकेंड पॉइंट देखें हॉर्न्स, क्योंकि ये सर्क से रिलेटेड ही है तो ये हॉर्न वाला जो पॉइंट है ये भी बिल्कुल करेक्ट है कि उसकी जो सर्क वॉल्स हैं वो क्रिएट होती हैं कैसे, हेडवर्ड इरोजन से। थर्ड पॉइंट जो है आर ट्रफ लाइक एंड यू शेप्ड विद ब्रॉड फ्लोर्स, ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि ये जो सारी सर्क की फॉर्मेशन ग्लेशिएटेड वैलीज हैं तो उनकी शेप यही होती है, यू शेप्ड विद ब्रॉड फ्लोर्स हैं, रिलेटिवली स्मूथ एंड स्टीप साइड। अब फोर्थ पॉइंट जो है इसकी बात करते हैं, मोरेन्स, एस्कल्स, ड्रमलिन एक्सेट्रा और इरोजनल लैंडफॉर्म्स। तो गाइज ये जो पॉइंट है ये इनकरेक्ट है, रीजन बीइंग क्योंकि ये जो पॉइंट है ये इरोजनल नहीं है, ये जो तीनों जो स्ट्रक्चर्स हैं ये इरोजनल नहीं है, ये डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स हैं, तो ये पॉइंट जो है आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपका आंसर क्या होगा, आप गेस कर सकते हो। यहाँ पर आपका इनकरेक्ट आंसर है 4, दैट इज सी, आपकी ऑप्शन यहाँ पे रहेगी। तो इसकी देखते हैं हम एक्सप्लेनेशन, तो ये देखिए आंसर इज सी। तो ये क्या है, ए सर्क इज एन एम्पी थिएटर लाइक वैली फाउंड बाय ग्लेशियल इरोजन। ये देखिए ये जो डेप्थ यहाँ पर बनी हुई है, यहाँ पर ग्लेशियर था, उसकी मेल्टिंग होगी, इरोजन होगी, वो यहाँ से जो स्नो थी आइस सी चली गई, तो ये एक डीप स्ट्रक्चर, ये वैली लाइक स्ट्रक्चर बन गई यहाँ पे। और ये इसके जो हॉर्न्स हैं, जो स्टीव वॉल्स हैं, ये देखिए साइड पे यहाँ पर भी ये जो पार्ट है, ठीक है, ये अपवर्ड फॉर्मेशन, तो इसकी इसी वजह से ये एक वेल लाइक स्ट्रक्चर बनेगी है, तो इसको हम सर्क कहते हैं। अब ये देखिए, अब जो फोर्थ पॉइंट था उसमें क्या था कि ये जो नीचे की फॉर्मेशन है जिसको हम एस्कर्स कहते हैं, ठीक है, ड्रमलिन कहते हैं, ये फॉर्मेशन क्या है। अब उसमें हमने उसको फोर्थ स्टेटमेंट को इनकरेक्ट क्यों कहा था, क्योंकि वो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म थी, ठीक है, जो एस्कर, ड्रमलिन वगैरह। अब देखते हैं ये एस्कर है क्या। सपोज देखिए ये ऊपर ग्लेशियर है, तो ग्लेशियर के ऊपर कई बार यहाँ पर ऐसे इनवर्ड होल्स बन जाते हैं जिसमें से वाटर जो है मेल्टिंग ऑफ आइस से वो नीचे जाना शुरू हो जाता है। जब वो नीचे जाता है तो यहाँ पर ये जो सब ग्लेशियल मेल्ट वाटर टनल, ये टनल बन जाती है। देखिए ये टनल में ये वाटर जो है वो फ्लो करता है नीचे, ग्लेशियर के नीचे ये फ्लो करता है। तो गाइस ऑब्वियस है अगर वाटर फ्लो कर रहा है यहाँ पर तो नीचे वो सेडिमेंट्स जो हैं वो भी जमा करेगा। अब पानी यहाँ से एंटर हुआ, उसने यहाँ पे नीचे फ्लो करा, लेकिन साथ में सेडिमेंट को भी जमा करता गया। अब बहुत टाइम बाद जब मिलियंस ऑफ ईयर्स हो गए, बीत गए, उसके बाद क्या हुआ कि वो जो सारा ग्लेशियर था वो चला गया, लेकिन एस्कर लेफ्ट बिहाइंड, तो पीछे क्या रह गया, ये जो स्ट्रक्चर थी सेडिमेंट की ये रह गई, उसी को हम एस्कर कहते हैं। तो ये एक डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है, ना कि इरोजनल लैंडफॉर्म। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि वाटर ने यहाँ पे अंडरग्राउंड फ्लो करा ग्लेशियर के नीचे, स्ट्रक्चर बना दी एक सेडिमेंट के डिपोजिशन से, और जब वो सारा ग्लेशियर चला गया तो यहाँ पर रह गया क्या, एस्कर। तो ये हम यहाँ पर पेज नंबर 62 पे ये सारी एक्सप्लेनेशन है। सर्क हम आपने देख लिया कि वो जो डीप वेल लाइक स्ट्रक्चर होता है जहाँ से ग्लेशियर की इरोजन के बाद जो बनता है, तो उसकी जो साइड पे जो डेवलपमेंट होती है उसको हॉर्न्स कहते हैं। जो एलिवेटेड पार्ट होता है, जो उसकी स्टीव वॉल्स बनती हैं, सारा कुछ इसमें आ जाएगा। ग्लेशियल वैली यहाँ पर एक्सप्लेन करा गया है। तो मोरेन्स, एस्कर जो है, तो मोरेन्स जो हैं ये भी स्ट्रक्चर्स होती हैं, जो डिपोजिशन स्ट्रक्चर होती हैं जो ग्लेशियल वैलीज के साइड पे बनती हैं। इसी तरह यहाँ पर एस्कर्स, ड्रमलिंग्स। अच्छा मैं ड्रमलिंग्स भी आपको बता दूँ, ड्रमलिंग में क्या होता है कि जब
ग्लेशियर जो है उसकी जो आइस होती है तो आगे की तरफ मूव करती है ड्यू टू द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। और जब वो आगे की तरफ मूव करती है उसके नीचे जो लैंड होती है उसके ऊपर स्ट्रक्चर कैसी बनती है, वो एक टेपर्ड स्ट्रक्चर बन जाती है। जिस तरफ को वो आइस आगे स्लोप के ऊपर मूव करेगी तो उसी फॉर्म में वो एक टेपर्ड स्ट्रक्चर बन जाती है, उसको ड्रमलिन्स कहते हैं। रिज लाइक फीचर ये यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए। तो स्मूथ ओवल शेप्ड रिज लाइक फीचर्स कॉमनली मेनली कंपोज मेनली ऑफ ग्लेशियल टिल विद सम मासेस ऑफ ग्रेवल एंड सैंड। तो ये एक स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो ये भी डिपोजिट होती है, ठीक है। तो लेट्स डिस्कस अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन पेडिमेंट्स एंड पेडी प्लेन। दीज आर, अब स्टेटमेंट देखते हैं फर्स्ट। दीज आर रॉकी फ्लोर्स विद जेंटल स्लोप क्लोज टू द माउंटेन्स फुट with or without a thin cover of debris are called paddy plain. So second point is high relief in desert areas reduced to low featureless plain creek pediments. And third is playas are most prominent landforms of glaciers, smooth and steep side. Which of the above are correct? तो गाइज अगर हम इसको ध्यान से देखें तो फर्स्ट स्टेटमेंट अगर हम बात करें, दीज आर रॉकी फ्लोर्स विद जेंटल स्लोप क्लोज टू द माउंटेन फुट। ओके, ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पर पैडी प्लेन जो है इसकी ये डेफिनेशन नहीं है। तो फर्स्ट जो आपकी जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है। ओके, उसका रीज़न क्या है कि ये जो डेफिनेशन है ये पेडिमेंट्स की डेफिनेशन है कि जो रॉकी फ्लोर विद जेंटल स्लोप क्लोज टू द माउंटेन फुट, कि जब वहाँ से जो माउंटेन के बाद ड्राई एरिया में जहाँ पर वो माउंटेन फुट पे स्ट्रक्चर बनती है जेंटल स्लोप वाली, उसको हम पेडीमेंट कहते हैं, नॉट पैडी प्लेन। पैडी प्लेन क्या होता है कि जो उसकी बैकवर्ड वेस्टिंग होती है तो वो जो माउंटेन का एरिया होता है जो उसकी बैक साइड पे वो भी रिड्यूस हो जाता है, इसमें वो प्लेन एरिया में लो फीचरलेस प्लेन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं पैडी प्लेन। तो दिस वन इज, ये जो फर्स्ट है दिस डेफिनेशन इज ऑफ पेडीमेंट। और यहाँ पर है हाई रिलीफ इन डेजर्ट एरिया रिड्यूस टू लो फीचरलेस प्लेन, तो हम इसको क्या कहेंगे पेडीमेंट्स कहेंगे, सॉरी पेडीमेंट्स नहीं पैडी प्लेन कहेंगे। तो यहाँ पर स्टेटमेंट आपकी फर्स्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट क्योंकि दिस इज नॉट पैडी प्लेन, दिस इज पेडीमेंट एंड हियर इज द डेफिनेशन ऑफ पैडी प्लेन। अब पॉइंट है थर्ड कि प्लायर्स आर मोस्ट प्रोमिनेंट लैंडफॉर्म ऑफ ग्लेशियर स्मूथ एंड स्टीप साइड। अब गाइज फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गई है। अब हम थर्ड स्टेटमेंट की बात करें तो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो इनकरेक्ट बिकॉज प्लायर्स आर prominent landforms of not glacier, these are of desert, these are the prominent landforms of desert. So here all of these statements are incorrect, so here answer will be D, none of the above. Okay guys, none of the above आंसर डी होना चाहिए। तो ये देखिए कि जो पैडी प्लेन है इज एन इरोजन सरफेस हैविंग ए जेंटल स्लोप। ओके, तो रनिंग वाटर से वो जो स्लोप बनती है बिल्कुल माउंटेन से बाहर आके जो उसके माउंटेन के फुट के ऊपर, तो उसको हम कहते हैं पैडी प्लेन। ओके, देखते हैं ये, तो दिस इज ऑफ प्लायर्स, दिस इमेज इज ऑफ प्लायर्स। तो होता क्या है, वो ये डेजर्ट एरिया है, सारा ओपन एरिया है, उसके सेंटर में यहाँ पर एक प्लेन बन जाता है, एक फीचर बन जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि अगर यहाँ पर कोई वाटर आ रहा है, यहाँ पर इनकमिंग ऑफ वाटर है, तो इन दिस प्लेस वो जो शैलो वाटर की फॉर्म में यहाँ पर एक वेटलैंड बन जाता है, वाटर डिपॉजिट हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कोई भी वेटलैंड हो सकता है, वो स्मॉल लेक हो सकता है या स्मॉल कोई और वाटर बॉडी हो सकती है, लेकिन इस जो एम्प्टी रीजन है, ये जो प्लेन एरिया, इसको हम क्या कहते हैं प्लायर्स, एंड इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ डेजर्ट। ओके, तो वहाँ पर जो ग्लेशियर लिखा हुआ तो वो इनकरेक्ट हो गया था, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर, तो यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है, देखिए जेंटली इंक्लाइंड रॉकी फ्लोर्स क्लोज टू द माउंटेन्स एट देयर फुट विद और विदाउट ए थिन कवर ऑफ डेब्रिज आर कॉल्ड पेडिमेंट्स। ओके गाइस, तो इरोजन स्टार्ट्स अलोंग द स्टीप मार्जिन्स ऑफ द लैंड मास और द स्टीप साइड्स ऑफ द टेक्टोनिकली कंट्रोल स्टीप इन सीजन फीचर्स ओवर द लैंड मास, यानी कि जिस माउंटेन से वो इनकमिंग वाटर जो आ रहा है तो उस पूरे के पूरे एरिया को वो धीरे धीरे उसकी वेस्टिंग होती है, इरोजन हो जाती है, तो वो एक प्लेन एरिया बन जाता है जिसको हम पैडी प्लेन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्लायर्स देखिए, तो
प्लेन्स आर बाय फार द मोस्ट प्रोमिनेंट लैंडफॉर्म्स इन द डेजर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है सच टाइप ऑफ शैलो लेक्स आर कॉल्ड एज प्लायर्स वेयर वाटर इज रिटेन ओनली फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। तो यूजुअली वो एम्प्टी रहता है इवेपोरेशन की वजह से, वो ड्राई रहता है, तो उसको हम कहते हैं प्लायर्स। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। वन इज क्वेश्चन नंबर 8। तो गाइज अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सैंड ड्यून्स। अब सैंड ड्यून्स क्या होते हैं, आपने देखा होगा कि डेजर्ट में वो जो सैंड की स्ट्रक्चर्स बनती हैं हम उसको सैंड ड्यून्स कहते हैं। तो सैंड ड्यून्स की टाइप्स होती हैं, उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन है। देखते हैं स्टेटमेंट 1 इज क्रिसेंट शेप ड्यून्स हैव पॉइंट्स और विंग्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द विंड डायरेक्शन। ये आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट होगी। सेकंड इज पैराबोलिक ड्यून्स फॉर्म व्हेन सैंडी सरफेस आर पार्शियली कवर्ड विद वेजिटेशन। तो गाइस ये वेजिटेशन। आफ्टर दैट इज सेफ हैज ओनली वन विंग और पॉइंट। तो गाइज यहाँ पर पूछा गया है कि विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। हमने इनकरेक्ट देखने हैं कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो गाइज अगर हम फर्स्ट देखें स्टेटमेंट, तो यहाँ पर है क्रिसेंट शेप ड्यून्स हैव पॉइंट और विंग्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द विंड डायरेक्शन। तो गाइज दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज हेयर जो विंग्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द विंड डायरेक्शन लिखा गया है, ये विंड टुवर्ड्स द विंड डायरेक्शन नहीं, ये अवे फ्रॉम द विंड डायरेक्शन होता है। जो क्रिसेंट शेप ड्यून्स होते हैं उनकी जो फॉर्मेशन है, उनके जो विंग्स बनते हैं साइड पे, तो वो उनकी जो डायरेक्शन होती है वो कहाँ पे होती है, अवे फ्रॉम द विंड डायरेक्शन होती है, नॉट टुवर्ड्स द विंड डायरेक्शन। तो ये स्टेटमेंट तो होगी इनकरेक्ट। सेकेंड इज पैराबोलिक ड्यून्स फॉर्म व्हेन सैंडी सरफेस आर पार्शियली कवर्ड विद वेजिटेशन। तो ये जो आपकी स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। ठीक है। एंड थर्ड वन इज सेफ ड्यून्स। तो सेफ ड्यून्स जो होते हैं उसमें क्या होता है कि जैसे एक विंग बनता है, यानी कि जो उसकी, जैसे यहाँ पर हमने लिखा है ना कि हैव पॉइंट्स और विंग्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द विंड डायरेक्शन। तो इसके दो विंग्स होते हैं, दो साइड्स पे पॉइंटेड एंड्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो पॉइंट है इसमें एक ही होगा जिसको हम विंग कहते हैं। और ये तब होता है जब टू विंग्स जो हैं वो एक्यूट एंगल्स पे, यानी कि एक दूसरे की तरफ वो मूव कर रही होती हैं, तो उसकी वजह से ये सी व्यूज जो है वो बनते हैं। तो गाइज यहाँ पर सेकंड एंड थर्ड जो स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। तो पूछा क्या गया है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। अब वन जो है ये इसका करेक्ट आंसर है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। तो गाइज ये यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है, करेक्ट आंसर इज ए। तो ये जो क्रिसेंट शेप ड्यून होता है इसको हम बर्चन भी कहते हैं। ओके, तो इट फेस द विंड अपीयरिंग कन्वेक्स and are produced by wind action predominantly from one direction. ओके, तो जिस साइड से जो विंड ब्लो कर रही है उसके ऑपोजिट साइड पे उसके जो विंग्स हैं, पॉइंट्स हैं, वो बन जाएंगे। और यहाँ पर सी जो दिया हुआ है, सेफ ड्यून ओरिएंटेड इन ए डायरेक्शन पैरेलल टू द प्रिवेलिंग विंड और इन ए डायरेक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम टू और मोर विंड्स। ये डायग्राम देख लेते हैं। ये देखिए, ये जो फॉर्मेशंस हैं ये क्रिसेंट ड्यून्स हैं। देखिए जैसे आपने क्रिसेंट मून जिसको हम देखते हैं उसकी स्ट्रक्चर भी ऐसी होती है, शेप ऐसी होती है। तो ये देखिए क्रिसेंट ड्यून्स। तो आई होप आपको ये इमेज देख के थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। ये देखिए यहाँ पर क्रिसेंट ड्यून्स, ये देखिए। तो यहाँ पर ये जो सेफ ड्यून्स हैं, तो यहाँ पर एक साइड ही पॉइंटेड है, दूसरी नहीं है। लेकिन ये जो क्रिसेंट ड्यून्स हैं यहाँ पर दोनों साइड्स पॉइंटेड है, दोनों विंग्स पॉइंटेड है। ठीक है, तो ये पैराबोलिक, बिल्कुल ऐसे पैराबोलिक जो ड्यून्स हैं वैसे होते हैं। ठीक है, तो ये आपके चैप्टर नंबर 7 में पेज नंबर 60, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर क्रिसेंट शेप ड्यून्स कॉल्ड बर्चन्स विद द पॉइंट और विंग्स डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द विंड डायरेक्शन। तो जो भी अभी हमने बात करी है वो सारा इसमें क्लियरली मेंशन्ड है। तो ऐसे बहुत सारे जितने भी फैक्चुअल जो पॉइंट्स होते हैं आपकी एनसीईआरटी में, तो उससे क्वेश्चन जो है बड़े आराम से बन जाते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी फैक्चुअल नॉलेज है, तो ऑटोमेटिकली बन सकता है। सो दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन टुडे। तो गाइस देखते हैं ये क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज ए गॉर्ज इज अ डीप वैली विद वेरी स्टीप टू स्ट्रेट साइड्स। Second one is canyons commonly form in horizontal bedded sedimentary rocks. तो guys यहाँ पर पूछा गया है which of the above statement is are correct।
देखिए गॉर्ज इज ए डीप वैली विद वेरी स्टीप टू स्टेट साइड, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये बिल्कुल करेक्ट है। और कैनियंस कॉमनली फॉर्म इन हॉरिजॉन्टल बेडेड सेडिमेंट्री रॉक, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट अगर करेक्ट हैं तो आपका आंसर जो होना चाहिए दैट इज सी। तो गाइज यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है सी, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट जो हैं आपकी करेक्ट हैं। तो देखते हैं अब अगर हम सिंपली इसकी बात करें तो देखिए यहाँ पर ए कैनियन इज अ डीप वैली हैविंग स्टीप साइड्स एंड गॉर्ज इज अ डीप रिवाइन विद द रिवर फ्लोइंग थ्रू इट और ए रिवाइन विदाउट द रिवर। तो कैनियन जो वर्ड है वो यूएस में मेनली यूज़ होता है और जो गॉर्ज वर्ड है ये नॉर्मली यूरोप में यूज़ होता है। तो अब जो कैनियन है उसकी भी जो स्टीप साइड हो सकती हैं, लेकिन उसमें जो स्टीपनेस है वो गॉर्ज से कम होती है, क्योंकि ये जो डायग्राम है ये ग्रैंड कैनियन की है यूएस में, जहाँ पे कोलोराडो रिवर है फ्लो करती है। लेकिन यहाँ पर ये जो साइड्स होती हैं उसमें स्टेप्स लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्योंकि इसका जो ऊपर का जो पार्ट है वो ज़्यादा वाइड होता है, अगर आप नीचे यहाँ पर बात करोगे तो यहाँ पर नैरो है। तो अगर गॉर्ज की बात करेंगे तो ये बिल्कुल सीधी स्ट्रक्चर होनी चाहिए थी, लेकिन ये कैनियन है तो अबव ऊपर के पार्ट में ये बिल्कुल वाइड है, नीचे जो है काफ़ी ये नैरो है। तो ये इसका डिफरेंस होता है मेन गॉर्ज से। तो यहाँ पर देखिए ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स की स्ट्रेटिफिकेशन यहाँ पे आपको दिख रही है, ये देखिए ये जो लेयर्स बनी हुई हैं, तो इसी की बात की गई है कि इसमें सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो बेडेड होती हैं। ये देखें तो गाइज ये देखिए इसको हम कहेंगे गॉर्ज, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो साइड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्टीप हैं एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस पिक्चर। तो वो कैनियन थी और यहाँ पर ये जो है ये गॉर्ज है। ठीक है, तो गाइज आई होप कि आपको ना ये पिक्चर देख के काफ़ी क्लियर हो गया होगा जो डिफरेंस गॉर्ज और कैनियन में। ठीक है, तो यहाँ पर जितना उसमें डिफरेंस अपर लेवल पे होगा उतना ही लोअर लेवल पे यानी कि कम डिफरेंस होगा। तो कैनियन में ये जो डिफरेंस था वो ज़्यादा था। ओके, तो गाइज आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। ठीक है, तो ये देखिए आपकी पेज नंबर 56 पे ये क्लियरली मेंशन है। तो यहाँ पर मैनी टाइप्स ऑफ वैलीज बताई गई हैं, वी शेप्ड वैली, गॉर्ज, कैनियन। तो यहाँ पर ये देखिए गॉर्ज इज ऑलमोस्ट इक्वल इन विड्थ एट इट्स टॉप एज वेल एज एट इट्स बॉटम। ओके, इन कंट्रास्ट ए कैनियन इज वाइडर एट इट्स टॉप देन एट इट्स बॉटम। ओके, तो वैसे वो उसका वेरिएंट है लेकिन उसमें ये मेजर डिफरेंस है। तो गाइज यहाँ पर ये भी लिखा हुआ देखिए कि कैनियंस कॉमनली फॉर्म इन हॉरिजॉन्टल बेडेड सेडिमेंट्री रॉक्स, तो उसमें वो स्ट्रेटिफिकेशन आपको दिखाई देगी। तो गॉर्जेस में क्या होगा, मेनली हार्ड रॉक्स होंगी। तो ये इसमें डिफरेंस है। आई होप कि आपको आज डायग्राम से कुछ समझ आ गया होगा, तो आपका कुछ कंसेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। तो गाइस दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। तो नेक्स्ट टाइम जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा एटमॉस्फेयर, तो हम उसमें एटमॉस्फेयर के बारे में क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। सो टिल देन, थैंक यू।